प्यारे विद्यार्थियों, हम 12वां अध्याय औपनिवेशिक शहर के बारे में पढ़ रहे हैं। और अभी तक हमने औपनिवेशिक काल से पहले भारतीय शहरों का क्या रूप था, यहाँ पर कस्बा और गंज हुआ करते थे। और औपनिवेशिक काल आरंभ होने के उपरांत शहरों का स्वरूप किस प्रकार से बदला। बंदरगाह के किनारे शहर बसने लग गए। रेलवे के आने के बाद भी शहरों का स्वरूप बदला। अब हम मुख्यतः 3 शहरों के बारे में विशेष तौर से पढ़ेंगे, क्योंकि बंदरगाह के किनारे 3 व्यापारिक वाणिज्यिक केंद्र बनाए थे, मद्रास, कलकत्ता और बंबई। और इन्होंने विशाल शहरों का रूप समय के साथ ले लिया था। तो आज अध्याय 12 के भाग 3 में हम विशेष तौर से 2 शहरों के बारे में यहां पर बात करेंगे। पहला है मद्रास और दूसरा कलकत्ता। मद्रास, जो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने 1639 ईस्वी में एक यहां पर मद्रास पट्टम जगह थी और वहां व्यापारिक चौकी बनाई थी, क्योंकि व्यापार ही उनका मुख्य उद्देश्य था। वाणिज्य की देखरेख में ही सब उनके काम चलते थे। और वहां के जो स्थानीय लोग थे वो मद्रास पट्टम को चेन्नापट्टनम कहते थे। और इसी चेन्नापट्टनम शब्द से आजकल जो मद्रास का नाम है वो चेन्नई पड़ा है। और उस समय वे इसको चेन्नापट्टनम कहते थे। और कंपनी ने यहां बसने का अधिकार, जो वहां के स्थानीय सामंत थे, तेलुगु सामंत थे, कालाहस्ती के वे नायक थे, उनसे वहां पर बसने का अधिकार प्राप्त किया था। और वे जो तेलुगु सामंत थे वे भी अपने इलाके में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाना चाहते थे। लेकिन इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक संघर्ष चला लंबे समय तक, लगभग 17 वर्ष 17 वर्ष तक, 1746 से लेकर 1763 ईस्वी तक ये लंबा संघर्ष चला। क्योंकि यूरोपियन कंपनियां कई देशों की भारत में थी और उनमें आपस में ही संघर्ष चला रहता था। भारत में वे सभी अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे, एक बहुत बड़ा बाजार उन्हें मिल गया था। तो इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के मध्य भी एक लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। और वांडीवाश के युद्ध में इंग्लैंड की जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित कर दिया। उसके बाद इंग्लैंड का प्रभुत्व बढ़ गया और मद्रास शहर की उन्होंने किलेबंदी करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने उस शहर की पूर्णतया किलेबंदी कर दी और अंग्रेजों का मद्रास में पूर्ण वर्चस्व हो गया। और वहां पर उन्होंने एक किला भी बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से ये किला इन्होंने बनाया। बहुत ही भव्य, विशालकाय, आज भी एक बहुत बड़ी धरोहर है। यहाँ पर चेन्नई कॉरपोरेशन का दफ्तर आज भी है। तो इस इमारत को देख के ही लगता है कि जो कंपनी का राज था वह कितना सुदृढ़ भारत में था। तो फोर्ट सेंट जॉर्ज उन्होंने मद्रास में बनाया। और फोर्ट सेंट जॉर्ज के अंदर केवल वाइट लोग ही रहते थे, इसलिए उन्होंने इसको वाइट टाउन का एक सेंटर बना दिया। और इंग्लैंड वासियों के अलावा वहां पर हॉलैंड के जो वासी थे, जिन्हें डच भी कहते हैं, और पुर्तगाल के वासी, वे रह सकते थे इस वाइट टाउन के अंदर, क्योंकि ये एक तो यूरोपीय थे और दूसरे ईसाई थे। फ्रांस के साथ उनका संघर्ष था, इसलिए फ्रांस के लोगों को वो अपने इस केंद्र में नहीं रहने देते थे। उन्होंने इस किले की दीवारों और बुर्जों से विशेष तौर से घेराबंदी कर दी थी। संख्या की दृष्टि से ये जो
अंग्रेज थे, यूरोपियन लोग थे, बहुत कम थे। लेकिन उन्होंने शहर की जो व्यवस्था थी, शहर का जो विकास था, वो अपनी जरूरतों के मुताबिक ही किया। अब ये ब्लैक टाउन क्या है? जैसा कि अभी हमने कहा है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज के भीतर एक वाइट टाउन बन गया था, क्योंकि वहां पर केवल यूरोपियन गोरे लोग ही रह सकते थे। अब उस किले से बाहर उन्होंने भारतीयों को रहने की इजाजत दे दी, क्योंकि भारतीयों के साथ भी उनका जरूरत रहती थी, आवश्यकता रहती थी भारतीयों की। उसमें दुभाषीय होते थे जो कि ट्रांसलेटर्स का काम करते थे, बुनकर, कारीगर, व्यापारी, बिचौलिए। इन भारतीयों की ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़रूरत पड़ती थी। इसलिए उन्होंने मंजूरी दे दी भारतीयों को इस किले से बाहर रहने की, और इसीलिए इसे ब्लैक टाउन कहा गया, क्योंकि भारतीय लोग वहां पर रहा करते थे। और इस ब्लैक टाउन में, जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ब्लैक टाउन काफ़ी संख्या लोगों की यहाँ पर भी हो गई थी। इस ब्लैक टाउन में ज़्यादा सुरक्षा या स्वच्छता का कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। गंदगी वहाँ पर आम बात थी, झुग्गी झोपड़ियाँ भी बनी होती थी, और कई प्रकार की बीमारियाँ भी वहाँ पर फैला करती थी। और इनके अंदर ब्लैक टाउन में मंदिर और बाजार हुआ करते थे, और उसी के इर्द गिर्द मकान बनाए जाते थे। आड़ी तिरछी संकरी गलियां इन ब्लैक टाउन की एक विशेषता थी। विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न व्यवसाय के लोग, जिनकी अंग्रेजों को जरूरत होती थी, उनको इन ब्लैक टाउन में बसाया गया था, और ये कंपनी के लिए विशेष तौर से काम किया करते थे। अब ये दुबाश कौन थे? अभी जो बात आई है इसमें भी कि दुबाशिये भी ब्लैक टाउन में रहते थे। और ये दुबाश शब्द आपको समझना चाहिए, क्योंकि दुबाश शब्द कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि मद्रास में अब कंपनी का प्रभाव बढ़ रहा था, कई प्रकार के समुदाय वहां पर बसने लगे थे, कई प्रकार के व्यवसाय के लोग, स्थानीय लोग वहां पर रहने लगे थे जिन्हें अंग्रेजी समझ नहीं आती थी, और अंग्रेजों को उनकी स्थानीय भाषा समझ नहीं आती थी। इसलिए इन्हें दुभाषियों की जरूरत पड़ी, जो कि अंग्रेजी भाषा और स्थानीय भाषा दोनों की जानकारी रखते थे। वे एजेंट का काम भी करने लगे, और समय के साथ वे व्यापारी भी बन गए। और भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में इनकी जो मुख्य भूमिका रहती थी वह मध्यस्थता करने की रहती थी। और इसका लाभ उठाते हुए उन्होंने संपत्ति को भी इकट्ठा करना आरंभ कर दिया, क्योंकि सरकार के ये बहुत नज़दीक होते थे, उनके साथ इनकी पहुंच होती थी। और ब्लैक टाउन के अंदर ये कई प्रकार के सामाजिक कार्य भी करते थे, परोपकार के काम भी करते थे। इसलिए समाज में इनकी स्थिति जो है काफी शक्तिशाली हो गई थी दुबाशियों की। अब अगली बात करते हैं कलकत्ता शहर की। कलकत्ता भी दूसरा बंदरगाह का एक बहुत बड़ा शहर बना, और बाद में ये जो कंपनी राज था उसकी राजधानी भी बनी। मुख्य प्रशासनिक कार्य कलकत्ता से ही कंपनी के हुआ करते थे। और इस कलकत्ता का इतिहास रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1690 ईस्वी में मुगलों से सूतानाती, कोलकाता और गोविंदपुर, इन तीन गांवों की जमींदारी प्राप्त की थी 1690 में। औरंगजेब का उस समय राज था, और इन तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता की स्थापना की गई। और कंपनी ने कलकत्ता शहर का निर्माण एक योजनाबद्ध तरीके से करना आरंभ कर दिया। लेकिन 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला वहां का नवाब हुआ करता था, और वह कई बार उसने आक्रमण भी किए इस कंपनी के दफ्तरों, कार्यालयों के ऊपर। सिराजुद्दौला की तरफ से आक्रमण हुए। लेकिन 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया, और प्लासी के युद्ध के बाद 1757 के उपरांत
पूर्णतया अंग्रेजों का एक वर्चस्व स्थापित हो गया भारत में। उन्होंने यहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप करना भी आरंभ कर दिया और कलकत्ता शहर की किलेबंदी करनी आरंभ कर दी, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण स्थान था। सभी प्रशासनिक कार्यों, प्रशासनिक अधिकारी कलकत्ता में ही बसते थे, वहीं से सब आदेश निकलते थे। और एक बहुत बड़ी बंदरगाह भी थी, व्यापारिक वाणिज्यिक केंद्र भी कलकत्ता था। इसलिए वहां पर उन्होंने किलेबंदी की और एक किला भी बनाया जिसे फोर्ट विलियम का नाम दिया गया। अब ये फोर्ट विलियम क्या है? जैसा कि अभी कहा गया है, 1757 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिराजुद्दौला को पराजित किया और उसके उपरांत वहां पर एक किला बनाया जिसे फोर्ट विलियम कहा गया। अब ये फोर्ट विलियम को बनाने के पीछे भी एक सुनियोजित व्यवस्था उनकी रही है, क्योंकि उन्हें यही डर रहता था कि जो स्थानीय शासक थे, जो पहले जिनका यहाँ पर राज रहा है, वे कभी भी कंपनी के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए जो ये किला फोर्ट विलियम उन्होंने बनाया, उसके चारों तरफ खुला मैदान उन्होंने छोड़ दिया। और ये एक विशेषता रही है इस फोर्ट विलियम की कि उसके चारों तरफ एक खुला मैदान छोड़ दिया और इसे स्थानीय लोग गारेर मठ कहते थे। यदि कोई दुश्मन किले पर आक्रमण भी करता था तो उस पर किले से नजर रहती थी और किले से ही भारी गोलीबारी उस दुश्मन के ऊपर की जाती थी। और एक पहचान बन गई ये गारेर मठ उस फोर्ट विलियम किले की। और कलकत्ता में नगर नियोजन की दृष्टि से एक पहला उल्लेखनीय कदम ये फोर्ट विलियम सुनियोजित तरीके से जो बनाया गया और इसके चारों तरफ गारेर मठ खाली स्थान रखा गया। तो इस प्रकार से एक भव्य इमारत यहाँ पर देखी जा सकती है। यह फोर्ट विलियम किला है कलकत्ता का और खुला मैदान इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं। काफी खुला स्थान वहां पर गारेर मठ छोड़ दिया गया था, सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा किया गया था। अब कलकत्ता को सुरक्षित स्वच्छ बनाने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि गवर्नर जनरल थे भारत में, उसने एक विशेष योजना बनाई है। जब यहाँ पर स्थिति देखी कि काफी गंदगी थी, गलियां, संकरी गलियां, गंदे तालाब, जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उसको देख करके लॉर्ड वेलेस्ली बहुत परेशान हो गया और उसने 1803 में एक आदेश जारी किया और जितने भी वहां पर बाजार थे, तंग बाजार, घाट थे, कब्रिस्तान थे या चर्म शोधन इकाइयां, चमड़े का सामान जहां पर बनता था, जहां गंदगी फैलती थी, बीमारी का जहां पर अंदेशा रहता था, उसे शहर से हटाकर शहर से दूर बसा दिया और अनेक सड़कें, नालियों का निर्माण करवाया, शहर की सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया। और 1803 ईस्वी में ही उसने गवर्नमेंट हाउस का भी एक निर्माण करवाया। ये इमारत जो है वो अंग्रेजी सत्ता, अंग्रेजों की जो औपनिवेशिक काल की सत्ता थी, उसका एक प्रतीक बन गया था ये गवर्नमेंट हाउस। और लॉर्ड वेलेस्ली का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है कलकत्ता को स्वच्छ और सुनियोजित तरीके से बनाने और बसाने का। तो लॉर्ड वेलेस्ली, जो कि गवर्नर जनरल भारत के रहे, उनकी एक अहम भूमिका रही है कलकत्ता को बसाने की। उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली के बाद यहाँ पर एक लॉटरी कमेटी, लॉर्ड वेलेस्ली के गवर्नर जनरल होने के बाद यहाँ पर एक कमेटी स्थापित की गई जिसको लॉटरी कमेटी कहा जाता था। 1817 ईस्वी में इस कमेटी की स्थापना हुई। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, जो लॉटरी कमेटी है वह लॉटरी बेचकर जो धन कमाया जाता था उससे शहर की व्यवस्था बनाई जाती थी। शहर में क्या सुधार होने हैं, कैसे सुनियोजित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से स्वच्छता का कैसे ध्यान रखना है, वो सब खर्च उस लॉटरी को बेचकर जो धन मिलता था
उससे इस खर्चे का वहन किया जाता था। लॉटरी कमेटी ने शहर का एक नक्शा बनाया जिससे पूरी कलकत्ता की जो तस्वीर है वो सामने आ गई। अवैध कब्जे वहां से हटा दिए गए, झोंपड़ियों को हटा दिया गया, गरीबों को शहर से बाहर कहीं पर बसा दिया गया। अनेक सड़कें, गलियां और पार्क का निर्माण कलकत्ता में करवाया गया। और इस कमेटी ने जो 1817 में बनी थी, 1836 ईस्वी तक इस लॉटरी कमेटी ने वहां पर काम किया। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। उसने भी अपने शासनकाल में कलकत्ता को एक नए तरीके से बनाने का प्रयास किया। दूरगामी सुधार यहां पर लागू किए, पीने के लिए स्वच्छ जल का प्रबंध किया, गंदे जल की निकासी के लिए अंडरग्राउंड भूमिगत नालियों का प्रबंध किया, स्ट्रीट लाइट्स, रोशनी का उचित प्रबंध किया। और लॉर्ड डलहौजी का इस प्रकार कलकत्ता के निर्माण के लिए बहुमूल्य योगदान रहा है। तो लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक यहां पर गवर्नर जनरल रहा है। इसके साथ ही यह भाग 3, जिसमें हमने मद्रास और कलकत्ता, ये दो बड़े औपनिवेशिक शहर रहे हैं, वहाँ की प्रमुख बातें क्या रही है, क्या विशेषताएं रही है, किस प्रकार से सुनियोजित सुव्यवस्थित तरीके से इन दोनों शहरों को अंग्रेज़ों ने बसाया, उसके बारे में आज हमने यहाँ पर पढ़ा है। आप सब सुरक्षित रहें, अपना ध्यान स्वयं रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।